हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमने तीनों एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ ली हैं, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब हम और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि इलस्ट्रेशन 1 से शुरू होंगे। सो इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कि ये जो जितने भी पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग किस में क्लासिफाई करना है। क्लियर है? तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में तो बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले जो पार्ट हैं उन्हीं को सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इन्वेस्टिंग वाले भी और फाइनेंसिंग वाले भी, ठीक है, तो ये तीनों ही पार्ट हम लोग करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो बड़े ध्यान से करिएगा। याद रखिए, इन्वेस्टिंग वही होगा जब एसेट खरीदेंगे और लंबे समय की कोई एसेट होगी, या कहीं हम पैसा लगाएंगे तो लंबे समय के लिए अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। उसी तरह अगर हमारे ऊपर कोई उधार की बात हो रही है, उधार से संबंधित कोई चीज़ आ रही है, वो भी लॉन्ग टर्म लोन के बारे में, तो फाइनेंसिंग। और डे टू डे एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में होगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सो ये चीज़ अब आप देखिए, हमने सामान बेचा है और जिसके बदले में हमको कैश मिला है, तो जाहिर सी बात है कैश मिला है तो ये कैश फ्लो में तो आएगा ही आएगा। अब एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की है, ठीक है, हमने कोई लॉन्ग टर्म एसेट थोड़ी खरीदी है। उसी तरह फाइनेंस मतलब हमने कोई उधार भी नहीं लिया है किसी से, या किसी का उधार भी नहीं चुकाया है। तो इसका मतलब सिंपल ही इन दोनों में नहीं आएगी, तो आपको किस में डाल देना है, ऑपरेटिंग में डाल देना है। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका डे टू डे ये वर्किंग है, डे टू डे एक्टिविटी होती है, तो ये ऑपरेटिंग में ही आती है। तो यहाँ पे मैं ओ लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग के लिए ओ लिख देंगे। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। सो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ऊपर वाली जो लाइन है उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैश तो फ्लो हुआ ना, और डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ही फ्लो हुआ है, क्योंकि हमने सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो होगा नहीं। तो यहाँ पर भी मैं जल्दी से ओ लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरे में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। क्या लगता है आपको? सैलरीज एंड वेजेस ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है ना, और ना ही कोई लाइबिलिटी है। तो एसेट और लाइबिलिटी है नहीं, तो ये कहाँ जाना चाहिए? और क्या डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। देखिए सैलरी आपको हमेशा ही देनी होगी रेगुलर तौर पे, और वेजेस भी रेगुलर देनी होगी। तो पे आपने कर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज़ कर लें साथ में, बहुत अच्छा रहेगा अगर कर लेते हैं। हम इनफ्लो और आउटफ्लो भी लिखते हैं। एक तो एक्टिविटी सिलेक्ट कर दी, उसके बाद इनफ्लो और आउटफ्लो भी लिखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऊपर वाले में कैश रिसीव्ड हो रहा है तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। अच्छा, कैश पेड हो रहा है दूसरे वाले में, क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। थर्ड में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पेमेंट ऑफ सैलरी, कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। ये ओ और आउटफ्लो से कंफ्यूज मत हो जाना, ये ओ लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ये लिखा है आउटफ्लो। चलिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहां पर कंफ्यूजन शुरू होगी स्टूडेंट्स। देखिए, लोन आ गया ना यहाँ पे, और हमने पे किया है उसका ब्याज, तो कहानी कहाँ से शुरू हुई होगी? हमने कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, तभी तो उसका ब्याज दिया है। और जब भी हम लोन लेते हैं या किसी भी तरह से हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है। और लायबिलिटी सीधा सीधा कौन सी एक्टिविटी से कनेक्ट होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख सकते हो। और याद रखना, इंटरेस्ट है, अगर आप पूरा का पूरा लोन चुकाओगे, मेन अमाउंट चुकाओगे, तब भी फाइनेंसिंग में आएगा। और उसका इंटरेस्ट चुकाओगे तो भी फाइनेंसिंग में ही आएगा, क्योंकि रिलेट तो उसी से करता है। याद कीजिए, मैंने बताया था जहां गाय जाएगी वहीं उसका बछड़ा भी जाएगा। याद है आपको? ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी पता लग गया। अब हमको ये देखना है कि क्या हमारे पास कैश आया या गया। तो पेमेंट की है ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आउटफ्लो हुआ होगा। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कौन कौन सी एक्टिविटी है पहले ये पता लगाना है, और उसके बाद इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो पता लगाना है। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स आ गए।
अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लोन तो आ रहा है, लेकिन कहानी की शुरुआत में जाना पड़ेगा आपको। रीपेमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? चुकाना। मतलब हमने उधार चुकाया। तो उधार चुकाया क्यों होगा? जाहिर सी बात है, हमने उधार लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स उधार जो होते हैं ना वो दो तरफा होते हैं। कभी कभी हम किसी को उधार देते भी हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसीलिए आपको कहानी की शुरुआत में जाना जरूरी है। रीपेमेंट हम कब करेंगे? जब हमने कहीं से उधार लिया होगा तभी हम चुकाएंगे। और उधार लिया है तो जाहिर सी बात है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स, और चुका दिया उसको तो आउटफ्लो होगा। क्लियर है? अब ये मत सोचना उधार हमने चुका दिया है तो लायबिलिटी पे क्या असर पड़ा, लायबिलिटी कम हुई ना हमारी, है ना। अब उधार चुकाना एसेट मत समझ लेना, क्योंकि भाई उधार लिया था तो लायबिलिटी बढ़ी, और उधार चुकाया तो लायबिलिटी कम हो गई। एसेट पे कोई असर नहीं पड़ा। जब एसेट आएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डालनी है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट। अब ये आ गए, लो नाम लेते ही आ गया। क्या लिखा है? आपने मशीनरी खरीदी है इस बार, और उसके बदले में पेमेंट कर भी दी। तो जाहिर सी बात है कैश तो चला गया आपके हाथ से, और बदले में क्या मिला? मशीनरी। अच्छा, मशीनरी क्या लॉन्ग टर्म एसेट है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये लंबे समय तक आपको फायदा पहुंचाएगी। तो याद रखना ये एसेट बढ़ रही है आपकी, तो यहां पर आपको लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देना। और कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश को ही देखना है, दूसरी चीज़ों को मत देख लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो ना, तो कैश वाले कमरे में बैठ जाओ जाके। जब कोई कैश लेने आए तो लिख देना, जब कोई कैश दे के जाए तो लिख देना। दुनिया में और क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। डिविडेंड पेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कहानी के शुरुआत में चले। देखिए डिविडेंड पेड किसको करते हैं हम? शेयर होल्डर्स को करते हैं। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमको पैसा दिया होता है, ठीक है। भले ही उन्होंने शेयर ले लिया हमारा, लेकिन उन्होंने पैसा दिया ना हमको, हमने मार्केट से पैसा उठाया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये सीधा सीधा उधार की बात आ गई है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। और डिविडेंड हमने उनको दिया है तो कोई बात नहीं, बच रहा है। डिविडेंड क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वहीं पर जाएगा जहां पर गाय गई है। तो जहां पर शेयर्स का अमाउंट गया होगा वहीं पे डिविडेंड भी जाएगा। तो आउटफ्लो लिखा है, पेड लिखा है तो आउटफ्लो हो गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए बड़ी देर से ऑपरेटिंग नहीं आई है, ऑपरेटिंग यहाँ पे आई थी आखिरी। उसके बाद कैसे कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको भी वैसे ही समझना है। सेल ऑफ कार इन कैश। अच्छा ठीक है भाई, कार क्या होता है? कार तो एसेट होती है ना कंपनी की, उसको हमने बेच दिया है, कैश मिला है, तो एसेट की बात आ गई ना। तो एसेट जब भी आती है तो इन्वेस्टिंग आपको डालना है। और इन्वेस्टिंग में कैश क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि गाड़ी तो गई लेकिन हमको क्या देखना है? हमको तो कैश देखना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी टेक्निक वही रहेगी। अगर कोई चीज़ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आएगी तो ऑपरेटिंग में जाएगी, लेकिन इतनी देर से हम देख रहे हैं कोई ना कोई चीज़ फाइनेंसिंग में भी आ रही है, इन्वेस्टिंग में भी आ रही है, ठीक है। चलिए कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या होता है स्टूडेंट? देखिए कमीशन होता है जो रेगुलर बेसिस पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में हम कमीशन लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारी कंपनी कुछ वकीलों की कंपनी है, ठीक है, ऐसा भी होता है, लॉयर्स की कंपनी भी होती है। तो ऐसे में लॉयर्स अगर कोई एडवाइस लेते हैं या कोई जैसे कोई केस है उसको सॉल्व करवा दिया बाहर ही, तो ऐसे केस में कमीशन मिलता है ना लॉयर्स को। तो वो कमीशन तो डे टू डे इनकम हो गई उनकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है और ना ही कोई उधार हो रहा है, तो ना ही एसेट ना लायबिलिटी। तो इसका मतलब है ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिसीव्ड हुआ है इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। चलिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहां पर देखिए ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? ये होते हैं दो चीजें, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटर्स। दोनों ही ऐसे लोग जिन्होंने थोड़े समय के लिए उधार लिया हुआ है, लगभग 3-4 महीने के लिए उधार लिया हुआ है, और वो उधार वापस कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म का उधार तो नहीं है ना, ठीक है। मतलब हमारी कंपनी ने इनको पैसा दिया है, पैसा दिया है या सामान दिया है, लेकिन कुछ दिनों में ये वापस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे लोगों को हम करंट एसेट्स में डालते हैं। और करंट एसेट्स मतलब डे टू डे की एसेट्स। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मत समझ लेना, ठीक है। इन्वेस्टिंग नहीं है
क्योंकि हमने लंबे समय तक नहीं दिया है, 1 साल से ज़्यादा नहीं दिया है, और फाइनेंसिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने तो पैसा दिया हुआ है ना, उधार तो नहीं लिया हुआ। तो इस वजह से कैश अगर रिसीव्ड होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी डालेंगे और इनफ्लो डालेंगे। क्लियर है? तो बड़े शॉर्ट तरीके से आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, जब भी कोई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं होगी तो कोशिश करना उसको डे टू डे से कनेक्ट करके आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराया है वो क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।